नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त विष्णु कुमार जांगेड़ आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं भारत के सबसे बड़े ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म अनअकैडमी वाईफाई राजस्थान एग्जाम। साथियों, कैसे हो आप सभी? मुझे उम्मीद है आप सभी बहुत बढ़िया होंगे और आपकी जो तैयारी है उसको लगातार बढ़िया तरीके से आगे बढ़ा रहे होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है मेरे प्यारे साथियों। साथियों, हमारा जो राजस्थान ज्योग्राफी में टॉपिक चल रहा था उसके अंदर हमारी राजस्थान की सिंचाई परियोजनाओं वाला टॉपिक ऑनगोइंग था। साथियों, इसी क्रम में आज आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं साथियों, अनअकैडमी के लाइव कोर्सेज परचेज करने पर बहुत सारे फ़ायदे आपको मिलते हैं। लाइव क्लासेस मिलती है, टेस्ट सीरीजेस मिलती है, डाउट क्लियरिंग सेशन होता है। किसी भी फैकल्टी के द्वारा लेने वाले कोर्स को आप पढ़ाए जाने वाले कोर्स को आप देख सकते हो। वीकली प्रश्नोत्तरी होती है, डाउट क्लियरिंग सेशन होता है और अच्छा गाइडेंस आपको मिलता है साथियों। ये सभी बहुत अच्छे फ़ायदे हैं इसके। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं साथियों। तो देखिए, आपको करना क्या होता है, अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है सबसे पहले आपको। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर रजिस्ट्रेशन करने हैं, जिससे ये प्रूव हो जाए कि आप ही हो रजिस्टर करने वाले। उसके बाद आरपीएससी सेक्शन में जाना है और सबसे पहले विष्णु कुमार जांगेड़ को फॉलो करना है, जिससे आप राजस्थान और इंडियन ज्योग्राफी के टेस्ट यहाँ पे कंटिन्यू दे सके मेरे साथ में। साथियों, इसके बाद में हम आगे चलते हैं। तो देखिए, अगर आप विष्णु कोड का यूज करते हैं तो आपको बहुत सारे फ़ायदे मिलते हैं। ये 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको मिलता है। चलिए हम बात करते हैं हमारी टॉपिक की। जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो है राजस्थान की बहुउद्देशीय नदी घाटी सिंचाई परियोजनाएं। इसके अंदर हम देखेंगे हमारे राजस्थान की जो सूक्ष्म सिंचाई परियोजनाएं हैं वो, और उसके बाद में ये टॉपिक क्या हो जाएगा, हमारा कंप्लीट हो जाएगा। साथियों, इस जो हमारा ये टॉपिक चल रहा था इसके अंदर हमने बहुत कुछ चीज़ें देखी है। जैसे हमने बहुउद्देशीय परियोजनाएं देखी है, वृहद परियोजनाएं देखी है, मध्यम परियोजनाएं देखी हैं और साथियों सूक्ष्म परियोजनाओं की हम बात कर रहे हैं आज। ये सूक्ष्म परियोजनाएं इसलिए महत्वपूर्ण है साथियों क्योंकि राजस्थान की इकोनॉमी सर्वे, जहाँ से आपका पेपर बनने की पूरी संभावना रहती है, उस इकोनॉमी सर्वे के अंदर इनका उल्लेख है। इसलिए इनके अंदर आपको क्या देखना है कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट है और कौन सी परियोजना है। यानी ऑप्शन आपके सामने आएगा कि बताइए बैतली परियोजना का संबंध किस जिले से है, तो किस जिले से है, 12 जिले से है। बस इतना ही ध्यान रखना है, इससे ज़्यादा ध्यान नहीं रखना है। तो साथियों, वैसे तो इसको हमने पहले भी देख लिया था, लेकिन एक बार ब्रीफ 1 मिनट में वापस देख लेते हैं। बैतली, लहासी, परवन, बिलास, अंधेरी, कराई, हथियादेह, हिंडलोद, सायगढ़ और कछावन, ये सभी परियोजनाएं कहाँ पर है साथियों, 12 में है। ये सभी सूक्ष्म परियोजनाएं हैं। सूक्ष्म का मतलब होता है जिनका 2000 हेक्टेयर से भी कम क्षेत्र में सिंचाई होती है, वो सूक्ष्म परियोजनाएं कहलाती है, यानी माइक्रो इरिगेशन सिस्टम है। ऐसे ही हम बात करें झालावाड़ जिले की, तो इसमें है काली सिंध, चोली, छापी, भीमसागर, गागरीन, मनोहर थाना, पीपलाद, राजगढ़, कालीखाट, भीमनी, माधवी और रेवा। साथियों, 4 बार आपको स्टडी करना पड़ेगा, 4 बार आपको ये नाम पढ़ने पड़ेंगे कौन से जिले में है, आपको लगभग नाम याद हो जाएंगे साथियों। उसके बाद कोटा देखते हैं। कोटा में है तकली, आलनिया और बोराबास। तकली, आलनिया और बोराबास, ये जो तीनों परियोजनाएं हैं, सूक्ष्म परियोजनाएं हैं, ये आपके कौन से जिले में है, राजस्थान की शैक्षणिक नगरी कोटा में है। उसके बाद देखिए साथियों, बूंदी की हम बात करें तो बूंदी के अंदर है चाकण, बूंदी में ही है गरदड़ा, बूंदी में ही है गुढ़ा, बूंदी में ही है पबेलपुरा और बूंदी में ही है झालीजी का बाराना। साथियों, झालीजी का बाराना अभी आपके फर्स्ट ग्रेड वाले एग्जाम के अंदर पूछी गई है, जो कि जनवरी के अंदर हुआ था। ठीक है, इसलिए ये बड़ी महत्वपूर्ण है साथियों, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। हो सकता है इंदिरा गांधी नहर से क्वेश्चन नहीं आए, आपसे पूछ ले कि बताइए ईसरदा और पीपलदा बांध कहाँ पर है, तो सवाई माधोपुर में है। छोटा सा क्वेश्चन आ जाए, अपन को कोई गलती नहीं करनी है। दौसा की बात करें तो दौसा में देखिए चिरमिरी और झिलमिली, ये 2 प्रकार की परियोजनाएं हैं दौसा के अंदर। दौसा के अंदर आप जानते हो बाणगंगा नदी के ऊपर 2 डैम बने हुए हैं, एक का नाम है रेडियो सागर बांध और एक का नाम है माधो सागर बांध। ध्यान रखना भाई। सवाई माधोपुर की बात करें तो इसमें ईसरदा है और पीपलदा है। ऐसे ही हम डूंगरपुर की बात करें तो भीखाभाई सागवाड़। साथियों, भीखाभाई सागवाड़ नहर के बारे में हमने पढ़ा था, माही बजाज सागर डैम से निकलती है ये, और आपके जो आपके बांसवाड़ा है और डूंगरपुर है वहाँ पर ये नहर सप्लाई करती है, वाटर सप्लाई करती है, और लगभग 125 किलोमीटर लेंथ है इसकी, यानी 125 किलोमीटर लंबी है आपके भीखाभाई सागवाड़। इसके अलावा देखिए साथियों, सोम कमला अम्बा। सोम कमला अम्बा आप जानते हो डूंगरपुर में है, और कौन सी नदी पर है, सोम नदी पर है, जो कि बीछा बेड़ा की पहाड़ियाँ उदयपुर से निकलती है। किसी चीज़ को भूलना नहीं है भाई।
उसके बाद चलते हैं बाघेरी का नाका। आपसे सीधा पूछे कि बताइए बाघेरी का नाका परियोजना का संबंध किस जिले से है, तो साथियों उदयपुर और राजसमंद से है। ये दोनों जिलों की संयुक्त परियोजना है। ऐसे ही आपसे पूछे कि 32 नाला परियोजना, तो ये सिरोही से है। ऐसे आपसे पूछे कि मानसी वाकल परियोजना, जिसे हम देवास परियोजना कहते हैं, ये आपके उदयपुर में है। इसके आगे चलते हैं साथियों भूमादेह परियोजना, जो आपके राजसमंद में है, अजमेर में है और पाली में है। इसके आगे चलते हैं फिर मानसी वाकल परियोजना, ये आपके उदयपुर में है। साथियों मानसी वाकल परियोजना को क्या बोलते हैं, देवास परियोजना, जो कहाँ पर है, आपके माउंटेन और फाउंटेन के शहर उदयपुर सिटी या फिर आपके झीलों की नगरी उदयपुर में है। इसी प्रकार हम आगे बढ़े, बांडी सेंदड़ा परियोजना कहाँ पर है, तो साथियों ये जालौर में है। इसी तरह से हम आगे बढ़े, बीसलपुर और टोरडी सागर परियोजना कहाँ पर है, ये टोंक में है। इसी तरह से सरेरी परियोजना और मेजा बांध, ये कहाँ पर है, भीलवाड़ा में। मेजा बांध के बारे में आप जानते हो, मेजा बांध हमारे भीलवाड़ा जिले में है, कोठारी नदी पर है। और मेजा बांध की पाल पर एक गार्डन बनाया जा रहा है, जिसे हम क्या बोलते हैं, ग्रीन माउंट के नाम से जानते हैं। किस नाम से, ग्रीन माउंट। देखिए जैसे ये आपके भीलवाड़ा के अंदर रिवर है जिसका नाम है कोठारी नदी। क्या नाम है, कोठारी नदी। इसके ऊपर एक डैम बनाया गया है जिसका नाम है मेजा डैम, मेजा बांध। और इस बांध की पाल के ऊपर एक गार्डन लगाया गया है यहाँ पे, ठीक है ना। और इस गार्डन को क्या बोलते हैं, ग्रीन माउंट, ग्रीन माउंट के नाम से जानते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है, ग्रीन माउंट का संबंध किस जिले से है, तो भीलवाड़ा से है। ऐसे ही देखिए काली सील परियोजना, जो कि आपके कहाँ पर है, करौली में है। देखिए साथियों काली सील परियोजना करौली में है, लेकिन काली सिंध परियोजना का संबंध झालावाड़ से है, याद रखना। और एक लास्ट परियोजना है जिसका नाम है ओराई परियोजना। ओराई परियोजना का संबंध किससे है, चित्तौड़गढ़ जिले से है। किससे है साथियों, चित्तौड़गढ़ जिले से है। साथियों ये हो गई आपकी सूक्ष्म परियोजनाएं। अब हम बात करते हैं कुछ विशेष इंस्टीट्यूट है राजस्थान के अंदर जो इकोनॉमिक सर्वे के अंदर दे रखे हैं। जैसे आपसे पूछे कि राजस्थान जल संसाधन प्राधिकरण की स्थापना कब हुई, 2013 में हुई। और कहाँ पर है, ये जयपुर में है। यानी राजस्थान वाटर रिसोर्सेज अथॉरिटी कब हुई, 2013 में इसकी स्थापना हुई। और कहाँ पर हुई, आपके भारत के गुलाबी शहर राजस्थान की राजधानी जयपुर के अंदर इसकी स्थापना हुई। ऐसे ही फिर आगे चले, सिंचाई प्रबंधन यानी इरिगेशन मैनेजमेंट एंड प्रशिक्षण संस्थान, वह प्रशिक्षण संस्थान यानी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना कब हुई, 1984 में हुई। कहाँ पर हुई, कोटा में हुई। किसके सहायता से हुई, आपकी जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, इसकी सहायता से सिंचाई प्रबंधन और प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना कोटा में 1984 में की गई थी। इसी के आगे चलते हैं, राजस्थान राज्य जल विकास निगम यानी राजस्थान स्टेट वाटर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, इसकी स्थापना कहाँ पर हुई, जयपुर में। और कब हुई, 1984, 1984 में। इसके अलावा ये क्वेश्चन पूछे आपसे कि बताइए वाटर इंस्टीट्यूट कहाँ पर है राजस्थान में, तो वाटर इंस्टीट्यूट आपके कहाँ पर है, जयपुर जिले में है। कहाँ पर है प्यारे मित्रों, जयपुर में। इसी क्रम में आगे पूछे कि राजस्थान की जल नीति कब आई थी, तो साथियों 1999 के अंदर यानी 1999 के अंदर पहली बार जल नीति आई थी। और उसके ठीक 11 साल बाद 2010 में राजस्थान की नवीनतम जल नीति या राजस्थान की दूसरी जल नीति आई थी, जिसे हम बोलते हैं राजस्थान जल नीति 2010। ये कुछ इंस्टीट्यूट है राजस्थान में जो पानी के लिए काम करते हैं, वाटर रिसोर्सेज के लिए काम करते हैं, जल संसाधन के लिए काम करते हैं। तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, ज़्यादा नहीं, इतना पता हो कि कब स्थापना हुई और कौन से जिले में है, बस। बात समझ आ रही है मित्रों। तो साथियों ये थी हमारी बेसिक बातें। अब आगे चलते हैं साथियों, एक परियोजना है जिसका नाम है सुजलम परियोजना। साथियों अगर आपसे पूछे कि सुजलम परियोजना का संबंध किस जिले से है, तो साथियों बाड़मेर जिले से है। और इसका उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका एम क्या है, इसका एम है कि खारे पानी को पीने योग्य पानी के अंदर बदलना। खारे पानी को क्या करना, पीने योग्य पानी बनाना। यानी खारे पानी के अंदर से जो सेलाइन तत्व है, एलिमेंट हैं, जो लवणीय तत्व हैं, उनको दूर करके पीने योग्य पानी बनाने की एक परियोजना है सुजलम परियोजना, जो कि आपके बाड़मेर में चल रही है। ध्यान रखना साथियों, मैंने आपको नदियाँ पढ़ाई थी, तब मैंने आपको बताया था रिवर माही, यानी माही का एक क्लीननेस प्रोग्राम यानी उसको स्वच्छ करने के लिए एक अभियान चलाया जा रहा है साथियों, जिसका नाम क्या है, सुजलाम सुफलाम परियोजना। जबकि ये कौन सी परियोजना है, ये सुजलम परियोजना है जो कि बाड़मेर में है। इसी तरीके से एक व्यक्तित्व है जिनका नाम है जोहड़ वाले बाबा।
कई बार एग्जाम में आया हुआ है, जोहड़ वाले बाबा। इनका नाम क्या है? श्री राजेंद्र सिंह जी को जोहड़ वाले बाबा कहते हैं। और इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? उत्तर प्रदेश में हुआ था। तो फिर आप बोलोगे कि भाई साहब जब उत्तर प्रदेश में जन्म हुआ तो राजस्थान में क्यों फेमस है? तो साथियों, जोहड़ वाले बाबा यानी श्री राजेंद्र सिंह जी ने अलवर जिले और चूरू जिले के अंदर जल संरक्षण का काम किया है। किसका काम किया है? जल संरक्षण का काम किया। आप जानते हो जोहड़ क्या है? शेखावाटी क्षेत्र के अंदर। कौन से क्षेत्र में? शेखावाटी क्षेत्र की हम बात करें, शेखावाटी अंतःप्रवाह क्षेत्र, तो इस क्षेत्र में मीठे पानी के कच्चे कुएं हैं। कौन से पानी के? मीठा पानी निकलता है इनमें। और ये है क्या? बेसिकली ये कच्चे कुएं हैं। यानी कच्चे कुएं का मतलब होता है, कुएं भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो पक्के कुएं होते हैं, कच्चे कुएं होते हैं। तो ये कच्चे कुएं हैं। आई बात समझ में? और कहाँ पर? ये शेखावाटी क्षेत्र में। साथियों, जोहड़ वाले बाबा को 2015 में स्टॉकहोम वाटर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। स्टॉकहोम वाटर अवार्ड जो है, यानी स्टॉकहोम जल सम्मान जो है, इसे पानी का नोबल बोलते हैं। ये बहुत बड़ा सम्मान है पानी के क्षेत्र में। क्या बोलते हैं इसे? पानी का नोबल बोलते हैं मेरे साथियों। ये बात समझ आ रही है आपको? इसे हम बोलते हैं पानी का नोबेल। ठीक है। और अगर एनजीओ की बात करें तो इन्होंने एक एनजीओ की स्थापना करी थी जिसका नाम है तरुण भारत संघ। क्या नाम है इसका? तरुण भारत संघ। ठीक है साथियों, ये हो गए आपके जोहड़ वाले बाबा। नेक्स्ट बात करते हैं सिंधु जल समझौता की। साथियों, आपको पता है एक ये सिंधु नदी है, उसके बाद में ये चेनाब, ये झेलम, उसके बाद ये चेनाब, सिंधु झेलम चेनाब, उसके बाद में रावी, उसके बाद में व्यास और उसके बाद में सतलज। साथियों, ये सिंधु नदी की 5 जो है ये पंचनद है, 5 नदियां हैं जो इसकी सहायक है। अब इन नदियों को लेकर ये समझौता हुआ भारत और पाकिस्तान के बीच में। और कब हुआ समझौता? 19 सितंबर 1960, यानी 19 सितंबर 1960 को ये समझौता हुआ। और ये वाला जो प्रश्न है ये आपके RAS प्री 2013 के अंदर पूछा गया है। कब पूछा गया है? RAS प्री 2013 के अंदर इस प्रश्न को पूछा गया है RPSC के द्वारा कि भाई ये समझौता कब हुआ था? तो 19 सितंबर 1960 को हुआ था। तो देखो साथियों, इसके तहत क्या था? ऊपर की 3 नदियाँ, यानी पूर्व की 3 नदियाँ जिसे हम बोलते हैं सिंधु, झेलम और चेनाब, इन 3 नदियों का 80% जो पानी था उस पर किसका अधिकार रखा गया? पाकिस्तान का अधिकार रखा गया। और जो नीचे की 3 नदियाँ हैं जिन्हें हम बोलते हैं रावी, व्यास और सतलज, इन 3 नदियों पर का जो 80% पानी है उस पर किसका अधिकार रखा गया? उस पर भारत का अधिकार रखा गया। क्या किसका अधिकार रखा गया? भारत का अधिकार रखा गया कि जो नीचे की 3 नदियां हैं जिन्हें रावी, व्यास और सतलज कहते हैं, इन 3 नदियों का 80% पानी हिंदुस्तान काम में ले सकता है। और जो ऊपर की 3 नदियां हैं सिंधु, झेलम और चेनाब, उसका 80% पानी पाकिस्तान काम में लेगा। और ये जो समझौता हुआ ये आपके पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के तानाशाह शासक अयूब खान के बीच में हुआ। तो ये है आपका सिंधु जल समझौता। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर आपसे पूछे साथियों कि राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई किससे होती है, तो ध्यान रखना राजस्थान में जो माइक्रो इरिगेशन सिस्टम है यानी लघु सिंचाई परियोजनाएं हैं, इनसे सबसे ज़्यादा सिंचाई होती है। अगर इस ऑप्शन के अंदर ये ऑप्शन आ जाए कि सर्वाधिक सिंचाई होती है, पहला ऑप्शन आ जाए बहुउद्देशीय परियोजनाओं से, दूसरा आ जाए वृहद परियोजनाओं से, तीसरा आ जाए मध्यम परियोजनाओं से और चौथा आ जाए सूक्ष्म परियोजनाओं से, तो किस पे टिक लगाना है? सूक्ष्म परियोजनाओं पे टिक लगाना है साथियों। ठीक है ना? क्योंकि कितने नाम बताए मैंने आपने देखा 12 में और झालावाड़ में कितनी सारी परियोजनाएं हैं, सूक्ष्म परियोजनाएं, छोटी छोटी परियोजनाएं हैं जिनका क्षेत्र 2000 हेक्टेयर से कम है सिंचाई का। बात समझ गए? इन्हें बोलते हैं सूक्ष्म परियोजनाएं। अब साथियों ये बात तो हो गई, लेकिन अगर आपसे पूछे कि राजस्थान में लघु सिंचाई योजनाओं को बनाने में या सूक्ष्म सिंचाई योजनाओं को बनाने में किसका योगदान सबसे ज़्यादा है, तो आप जानते हो जायका। किसका योगदान ज़्यादा है? जायका। जायका क्या है? JICA यानी जापानीज इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी। ये जापान की एक संस्था है जो विकासशील देशों के विकास के अंदर महत्वपूर्ण योगदान देती है, क्योंकि जापान एक विकसित देश है और भारत विकासशील देश है। ठीक है, ये जापान की एक संस्था है जो कि विकासशील देशों के अंदर अपना योगदान देती है साथियों, इसे बोलते हैं जायका। अब बात करते हैं एक प्रोग्राम की। साथियों एक प्रोग्राम है जिसके बारे में कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसका नाम है DDP यानी डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी मरु विकास कार्यक्रम। साथियों ये कुछ ट्रेडिशनल आपके प्रोग्राम है जिनके बारे में एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। तो देखिए इसका जो सन है ये कब शुरू हुआ था? 1977-78 में शुरू हुआ था और ये राजस्थान के 16 जिलों में लागू है।
और इसका अनुपात जो फाइनेंशियल प्रोवाइड का अनुपात है, फाइनेंस प्रोवाइड का अनुपात है, वो है 75-25, यानी 75% राशि सेंट्रल गवर्नमेंट देगी और 25% जो इसका एक्सपेंशन है वो कौन खर्च करेगा, स्टेट गवर्नमेंट करेगी। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है साथियों, इस प्रोग्राम का उद्देश्य है कि पश्चिमी राजस्थान के अंदर बायोडाइवर्सिटी को बढ़ाना, यानी जैव विविधता बढ़ाना और उस क्षेत्र की उत्पादकता बढ़ाना। ये कुछ प्रोग्राम हैं साथियों जो ट्रेडिशनल रूप से पूछे जाते हैं, आपकी हर बुक के अंदर ये प्रोग्राम आपको मिलते हैं, तो इसके बारे में ज़्यादा याद नहीं रखना कि नाम क्या है, कितने जिलों में चल रहा है, उद्देश्य क्या है और इसका सन क्या है। ऐसे ही आगे चलते हैं। देखिए, एक है मरु रोक योजना, कॉम्बैट डेजर्ट प्रोग्राम। इसकी स्थापना इसका ये जो प्रारंभ हुआ था, ये कब स्टार्ट हुआ था, 1999-2000, यानी 1999-2000 के अंदर ये प्रारंभ हुआ था। और कितने जिलों में है, 10 जिलों में है। फाइनेंस क्या है, 75-25, यानी 75% कौन देगी, सेंट्रल गवर्नमेंट, और 25% कौन देगी, स्टेट गवर्नमेंट। इसका एम क्या है, टिब्बा स्तरीकरण। स्तरीकरण का मतलब होता है टिब्बा, जो हमारे सैंड ड्यून्स हैं उनको फिक्स करने का प्रयास करते हैं कि ये इनका मूवमेंट ज़्यादा नहीं हो, यानी मृदा का अपरदन कम हो। इसके लिए क्या करेंगे, वृक्षारोपण करेंगे और शेल्टर बेल्ट का निर्माण करेंगे। शेल्टर बेल्ट क्या है, एक पेड़ों की कतार लगा देते हैं जिससे इधर की मिट्टी इधर उड़कर नहीं आती है। ऐसे ही एक प्रोग्राम है नंबर 3, सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम, यानी ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम। सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम ये कब चला था, 1974-75 में चला था। और राजस्थान में कितने जिलों में है, 11 जिलों में है। और वही वित्त के अनुपात में मिलता है, 75-25 रेशो के अंदर इनको फाइनेंस प्रोवाइड किया जाता है बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और बाय स्टेट गवर्नमेंट। ऐसे ही एक आपके बंजर भू एटलस, बंजर का मतलब होता है बैरन लैंड, यानी बैरन लैंड एटलस आई थी 2005 में। उसके अनुसार राजस्थान की कुल भूमि का 29.64%, यानी लगभग 29.64% जो भूमि है वो क्या है, बंजर है। और ये किसने जारी किया था, ये भारत सरकार ने जारी किया था बंजर भूमि एटलस 2005 में। इसके अनुसार लगभग 30% जो हमारी भूमि है वो क्या है, बंजर है। साथियों, एक है राजस्थान वेस्टलैंड डेवलपमेंट बोर्ड। इसकी स्थापना 2015 में की गई थी राजस्थान में। वेस्टलैंड का मतलब होता है जो आपकी ऐसी भूमि जो उपयुक्त नहीं है या फिर जो काम की नहीं है, ठीक है, उसकी मैनेजमेंट के लिए एक बोर्ड बनाया है 2015 में। ऐसे ही बंजर भूमि और चारागाह विकास बोर्ड 2016 में बनाया गया है। बंजर भूमि का मतलब है वह भूमि जिसके ऊपर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ नहीं होती है, उसे बंजर भूमि कहते हैं। अब उसके ऊपर क्या करेंगे, चारागाह यानी ग्रास लैंड का डेवलपमेंट करेंगे, विकास करेंगे, इसलिए एक बोर्ड बनाया। और कब बनाया, 2016 के अंदर बोर्ड बनाया। ठीक है साथियों, एक बड़ी महत्वपूर्ण नहर है जो आपके इकोनॉमिक सर्वे में दे रखी है, पूर्वी नहर परियोजना। ठीक है, इसका नाम क्या है, ईस्ट कैनाल प्रोजेक्ट या ईस्ट राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट, ERCP, ये इसका नाम है। साथियों, ये परियोजना अभी तक बनी नहीं है। इस परियोजना का क्या उद्देश्य है मैं आपको समझा देता हूँ एक बार कि पूर्वी राजस्थान के जिले हैं, 13 जिले हैं, उन 13 जिलों के अंदर लगभग 25 बांध को भरने की परियोजना है। 25 बांधों को भरेंगे। अब 25 बांधों को कैसे भरेंगे साथियों, मानसून के दौरान कुछ नदियां हैं, जैसे चंबल नदी है, काली सिंध नदी है, पार्वती नदी है, इन नदियों के अंदर क्या है, बहुत ज़्यादा एक्सेस पानी आता है और ये नदियां हर वर्ष अपने जो इनकी चेतावनी स्तर होता है उससे ज़्यादा पानी बहता है इनके अंदर, और ये पानी बहकर चल जाता है यमुना नदी में, उसके बाद में बंगाल की खाड़ी में, और राजस्थान पानी के लिए त्राही त्राही करता रहता है। तो इन नदियों के अतिरिक्त जल को बनास नदी में, मोरेल नदी में, बाणगंगा नदी में और गंभीर नदियों के अंदर डालने की योजना है कि इनके अतिरिक्त पानी को जो कि बहकर चला जाता है वर्षा के ऋतु में, उस एक्सेस वाटर को इन दूसरी नदियों के अंदर शिफ्ट करेंगे जो नदियां बहती नहीं है। ठीक है, अब देखिए इस परियोजना का बजट कितना है। इस परियोजना का बजट है 37,247 करोड़ रुपए। कितना, लगभग आप मान सकते हो 37,000 करोड़ या फिर 37,500 करोड़ रुपए, मोटे मोटे तौर पे आप इसे मान सकते हो। राजस्थान की क्या मांग है, राजस्थान की मांग है कि इस परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित कर दो आप, क्योंकि 40,000 करोड़ रुपए खर्च करना किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के थोड़े एक सोचनीय बात है, इतना पैसा नहीं होता है स्टेट गवर्नमेंट के पास में। तो इसे क्या बोल रही है कि राष्ट्रीय परियोजना घोषित कर दो। अब मेरे साथियों, आप बोलोगे कि साहब राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने से क्या लाभ है, तो मेरे प्यारे मित्रों मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने पर
90% से ज़्यादा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट देती है उस परियोजना के लिए। ठीक है, अब देखो इससे क्या लाभ होगा। पूर्वी राजस्थान के 13 जिले, कितने 13 जिले, पूर्वी राजस्थान के लगभग 13 जो डिस्ट्रिक्ट हैं साथियों मेरे प्यारे मित्रों, उनको फायदा होगा। जिसके अंदर क्या क्या आएंगे, आपके करौली, भरतपुर, धौलपुर, दौसा, सवाई माधोपुर, और उसके बाद में आप देखिए इधर हमारे भरतपुर आ गया, इधर हमारे अलवर आ गया, इधर हमारे जयपुर आ गया, इधर हमारे अजमेर आ गया, नागौर आ गया। ये सभी जो पूर्वी राजस्थान के 13 जिले हैं, इन 13 जिलों को फायदा मिलने वाला है इससे। और इससे क्या होगा, इन 13 जिलों के लगभग 25 बांधों के अंदर जल आपूर्ति हो जाएगी। यानी राजस्थान का जो जयपुर का जम्बुआ रामगढ़ बांध है, जयपुर का छापरवाड़ा बांध है, और साथियों आपके माधो सागर बांध है, आपके रेडियो सागर बांध है, आपके अजान सागर बांध है, ये बिल्कुल खाली पड़े हैं। तो इन खाली जो बांध है, जो बिल्कुल रिक्त है पानी से, इन बांधों को भरने के लिए इस परियोजना का बड़ा महत्व है मेरे प्यारे मित्रों। और साथ ही साथ जब ये परियोजना बन जाएगी तो राजस्थान की 2 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र के अंदर सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। यानी राजस्थान के अंदर कृषि कार्यों के अंदर प्रगति होगी, जिससे लोगों का आर्थिक स्तर ऊपर उठेगा, जीवन स्तर ऊपर उठेगा, और हम एक सशक्त और मजबूत राजस्थान की ओर अग्रसर होंगे। अब आप बोलोगे साहब वर्तमान में क्या स्थिति है। साहब वर्तमान में स्थिति ये है कि केंद्रीय जल आयोग यानी सेंट्रल वाटर कमीशन ने 2016-17 के अंदर इसे सैद्धांतिक मंजूरी दे दी थी, लेकिन राजस्थान की राजनीति के अंदर परिवर्तन होने के कारण ये परियोजना थोड़ी अटक गई है। अभी हाल ही के अंदर श्री अशोक गहलोत जी जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से अपील करी है कि साहब आप इस परियोजना पर फोकस करें और उसके बाद में इसे गति प्रदान करें। उसके बाद में जो बैड लक रहा पूरे विश्व का, कोरोना का इफेक्ट हो गया और ये परियोजना जो है अधर में लटक गई है। समझ गए साथियों, ये परियोजना इसलिए महत्वपूर्ण है। अभी RAS मेंस के अंदर, कौन से RAS जो मेन वाला एग्जाम हुआ था 2019 में, इसके अंदर ये परियोजना पूछी गई थी साथियों। कितने नंबर में, 10 मार्क्स में, 10 नंबर के अंदर पूछी गई थी भाई साथियों। और कितने शब्दों में लिखना था, इसको 100 वर्ड्स के अंदर वहाँ पे लिखना था आपको। इसलिए ये बड़ी महत्वपूर्ण परियोजना है भाई राजस्थान की। अब देखिए ये एक परियोजना चल रही है राजस्थान में, राजीव गांधी जल संचय योजना। साथियों ये योजना 20 अगस्त 2019 यानी वर्तमान के जो आपके मुख्यमंत्री हैं, इन्हीं की सरकार के अंदर ये योजना आई थी 20 अगस्त 2019 को। साथियों राजस्थान के सभी जिलों को कवर करती है, यानी 33 जिलों में लागू है। इसकी लागत 2000 करोड़ रुपए है और समय कितना है, 2 वर्ष है। साथियों आपके क्वेश्चन क्या आएगा, इसके अंदर डेट पूछी जा सकती है, जिले पूछे जा सकते हैं, या फिर इसके उद्देश्य या ऑब्जेक्टिव या एम पूछे जा सकते हैं, जिसमें जल संरक्षण हेतु क्या करना, जागरूकता, परंपरागत जल स्रोतों को पुनर्जीवित करना, जैसे हमारे बावड़िया है, टाके हैं, बेरिया है, इनमें क्या है कि पानी बिल्कुल सूख जाता है, तो इस पानी को वापस लाने की प्रक्रिया अपनाना। ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर पेयजल, यानी जो हमारा अभी जो रूरल एरिया है उस क्षेत्र में ड्रिंकिंग वाटर की समस्या है साथियों। अभी भी महिलाएं जो है घड़े रख कर सिर के ऊपर और बहुत दूर दूर तक जाती है और पानी लेके वापस आती है। तो ये बड़ा इशू बना हुआ है कि आज़ादी के 75 साल बाद भी हम ऐसे ही हैं क्या, तो हमने क्या प्रोग्रेस की। तो इसके लिए ये योजना बनी है कि साथियों ग्रामीण क्षेत्र के अंदर भी ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल कराया जाएगा। साथियों आपके जो ग्राउंड वाटर लेवल है, जो भूमि का जल स्तर है, उसके अंदर वृद्धि करने का प्रयास करेंगे और वर्षा के जल का संरक्षण करेंगे, उसका संग्रहण करेंगे। जैसे आपने सुना है वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, यानी पश्चिमी राजस्थान के अंदर टाँका होता है। टाँका क्या होता है साथियों, आप सभी जानते हो मेरे प्यारे मित्रों। किसान लोग क्या करते हैं, उनका जो घर होता है उस घर के ऊपर जितना भी पानी बरसता है उस पानी को पाइप के माध्यम से फिल्टर करते हुए एक होज के अंदर डाल देते हैं, और वो जो पानी जहाँ पर इकट्ठा होता है उसको बोलते हैं टाँका, और उसको पूरे 12 महीने पीने के पानी के रूप में काम करते हैं। पश्चिमी राजस्थान की कहावत आप भूलना नहीं है भाई, घी ढोल लो, घी गिरा दो लेकिन पानी मत गिराओ। चाहे घी आप एक्सेस काम में ले लो लेकिन पानी का आप विशेष ध्यान रखिए। ये पश्चिमी राजस्थान की बात है। इसीलिए तो मरुस्थल के अंदर हमारे कितने 40% जनसंख्या निवास करती है साथी, समझ गए आप, क्योंकि उनके पास ऐसे तरीके हैं कि वो 12 महीने सर्वाइव कर सकते हैं। इसके अलावा सघन वृक्षारोपण यानी डेंस फॉरेस्टेशन करना भी इस प्रोग्राम का क्या है, एक उद्देश्य है मेरे प्यारे साथियों। तो इसी क्रम में आज हमने राजस्थान की कुछ महत्वपूर्ण सिंचाई परियोजनाओं के बारे में चर्चा करी, महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूट के बारे में चर्चा करी, ठीक है। और उसके बाद में हमने कुछ योजनाएं जैसे मरु विकास कार्यक्रम, मरु रोक योजना, सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम,
बंजर भूमि एटलस, ठीक है, पूर्वी राजस्थान नहर और राजीव गांधी जल संचय योजना, इसके बारे में हमने क्या करी है साथियों, चर्चा करी है। और इसी के साथ में आपका ये टॉपिक क्या हो गया, जो राजस्थान की सिंचाई परियोजनाएं हैं वो टॉपिक क्या हो गया मेरे प्यारे मित्रों, कंप्लीट हो गया है। कल हमारा जो टॉपिक चलेगा उसका नाम है राजस्थान की मिट्टियाँ, यानी सोइल इन राजस्थान, यानी राजस्थान की मृदाएं। ये वाला टॉपिक हमारा कल चलने वाला है, तो आप लगातार मुझसे जुड़े रहिए। और साथियों, जो इकोनॉमिक सर्वे है उसकी बहुत सारी योजनाएं मैं आपको कवर करवाता हुआ चलूँगा। अगर पूरा कवर नहीं हुआ तो एक सेशन में आपके लिए पूरा इकोनॉमिक सर्वे की योजनाओं का ले लूँगा, जिससे आपको ज़्यादा तकलीफ नहीं हो। केवल आपको इस क्लास के ऊपर विश्वास करके इसे लगातार आपको आगे देखते रहना है, जिससे आपको पूरी नॉलेज मिल जाए। साथियों, दूसरी बात यह है, अगर आप मुझसे लाइव जुड़ना चाहते हैं तो शाम को 5 बजे यानी 5 PM पर वाईफाई 2.0 पर, वाईफाई 2.0 जो भारत का सबसे बड़ा ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म है, उसके ऊपर आपका स्वागत है शाम को 5 बजे। अगर इसी तरह से अगर आप इंडियन ज्योग्राफी और राजस्थान ज्योग्राफी के टेस्ट देना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पर जाकर RPSC सेक्शन में जाकर विष्णु कुमार जांगिड को फॉलो कीजिए, जहां पर लगभग हर दूसरे दिन राजस्थान ज्योग्राफी या इंडियन ज्योग्राफी का टेस्ट होता है। तो उसके अंदर आप पार्टिसिपेट कीजिए और जानिए कि आप में कहीं कोई कमी तो नहीं रह रही है आने वाली नौकरी को लेने के अंदर। ठीक है साथियों, तो आज के लिए इतना ही। स्वस्थ रहो, खुश रहो, मस्त रहो और अपनी स्टडी को लगातार आगे बढ़ाते रहो। और जल्दी ही मिलते हैं शाम को 5 बजे लाइव वाईफाई 2.0 पर। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।